आज का यह टॉपिक चोल वंश के प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है। पूर्व मध्यकाल के सुदूर दक्षिण में चोल राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। चोल शासकों का इतिहास दो चरणों में विभाजित है, जिनके बीच कई शताब्दियों का अंतर है। आरंभिक चोल शासकों की जानकारी अशोक के अभिलेखों में मिलती है। इसके अतिरिक्त रोमन रचनाओं जैसे पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी और जियोग्राफी में भी इनका नाम आता है। श्रीलंका से संबंधित रचना महावंश और दक्षिण भारत में संकलित संगमकालीन साहित्य में भी इनका उल्लेख है, परंतु इनका विस्तृत इतिहास नहीं मिलता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह माना जाता है कि आरंभिक चोल शासक चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सत्ता में रहे। इनकी आरंभिक राजधानी उरैयूर थी, जो बाद में कावेरीपट्टनम अथवा पुहार स्थानांतरित हो गई। इस वंश के पहले महत्वपूर्ण शासक के रूप में एलार का नाम आता है। महावंश के अनुसार उसने श्रीलंका के राज्य पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात कुछ शताब्दियों के अंतर पर करिकल चोल की चर्चा मिलती है, जिसके अधीन इस वंश का गौरव में वृद्धि हुई। उसने भी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और वहां से लगभग 1200 बंदी प्राप्त किए। उसी ने अपनी राजधानी कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित की। तीसरी शताब्दी ईस्वी में कावेरीपट्टनम का समुद्री तूफान के कारण विनाश हो गया। चेर और तत्पश्चात पल्लव शासकों ने भी चोल वंश की सैनिक शक्ति को क्षति पहुंचाई। 9वीं शताब्दी के मध्य तक चोल शासक पल्लवों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में रहे। पल्लव वंश की शक्ति क्षीण पड़ने पर विजयालय चोल ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली और परकेसरी की उपाधि धारण की। उसने तंजौर पर अधिकार किया और उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। पूर्व मध्यकालीन चोल सम्राटों के वंश का संस्थापक विजयालय को ही माना जाता है। अब चोल प्रशासन की चर्चा करेंगे। जहाँ तक चोल साम्राज्य के स्वरूप के संबंध में बात है, तो इसके स्वरूप के संबंध में परस्पर दो विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। कुछ इतिहासकार इसे एक केंद्रीकृत राज्य कहते हैं, कुछ अन्य इतिहासकार इसे खंडात्मक राज्य मानते हैं। वास्तविकता इन दोनों के बीच है। दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के समय से ही नाडु की प्रशासनिक इकाई लगान वसूली के कार्यों के लिए विकसित होने लगी थी। चोल काल में इसका प्रभाव और विकसित हुआ। इसका अस्तित्व वस्तुतः एक स्वायत्त और आत्म केंद्रित प्रशासनिक खंड के समान थी, जिसमें स्थानीय समृद्ध कृषक समुदाय या वेल्लार का निर्णायक प्रभाव होता था। चोल साम्राज्य के अधीन इन इकाइयों को एक बृहत केंद्रीय व्यवस्था के अधीन सुसंगठित रूप प्राप्त हुआ और इनकी स्वायत्त व्यवस्था की विशेषताओं को भी बनाए रखा गया। यह प्रक्रिया राजा राज के समय से प्रारंभ हुई और इसका क्रमिक विकास आने वाले समय में होता रहा। इस प्रकार केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय स्वायत्तता का एक संतुलन चोल राज व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान राजा होता था। उसका पद आनुवंशिक था और ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का सामान्यतः पालन होता था। राजा की सहायता के लिए दरबारी अधिकारियों की सभा थी, जो उदन कुट्टम कहलाती थी। प्रशासन संबंधी पत्राचार एवं विपत्रों की देखरेख के लिए रायलसम नामक विभाग था। केंद्रीय अधिकारी दो श्रेणियों में विभाजित थे। उच्च स्तरीय अधिकारी
पेरुंदानम और निम्न स्तरीय अधिकारी सेरुतारम कहलाते थे। कुछ अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि अनुदान दिए जाते थे जो जीविता कहलाते थे। केंद्रीय प्रशासन से संबद्ध भ्रमणशील अधिकारियों का भी एक वर्ग था जो विधेयी अधिकारी कहलाता था। यह विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके स्थानीय प्रशासन पर निगरानी रखते थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था जिनकी संख्या 8 या 9 थी। मंडल कहलाते थे और इनके प्रशासक मंडलेश्वर अथवा मंडल मुदाली कहलाते थे। इनकी नियुक्ति राजा करता था और उसी के आदेशानुसार यह प्रशासकीय काम देखते थे। मंडल का विभाजन वलनाडु और वलनाडु का विभाजन नाडु में होता था। वलनाडु प्रशासनिक इकाई थे जिनका विकास चोल काल में हुआ। नाडु लगान वसूली से संबंधित इकाई थे जिनका विकास पल्लव काल में आरंभ हो चुका था और जो चोल काल में अधिक संगठित हो गए थे। नाडु का प्रशासन नाडु वगाए नामक अधिकारी देखते थे, जबकि लगान वसूली की काम तोंडवान नामक अधिकारी करते थे। कर की मात्रा सामान्यतः उपज का 1/4 भाग होती थी। नाडु के स्तर पर समृद्ध कृषक समुदाय अथवा बेल्लार द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते थे जो नट्टर कहलाते थे। नाडु के अधीन गांव आते थे जिन्हें कोट्टम या कुर्रम कहते थे। बड़े गांव जो पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित होते थे तनियूर कोट्टम कहलाते थे। ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव ब्रह्मदेह कहलाते थे, जबकि ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए गांव अग्रहार कहलाते थे। मंदिर को प्रदत्त गांव देवदेह कहलाते थे। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता की व्यवस्था थी। इसके लिए विभिन्न गांवों में स्थानीय प्रशासन का काम प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता था। ऐसी संस्थाएं 3 प्रकार की थी: ऊर, सभा एवं महासभा। किसी भी गांव के वयस्क पुरुष करदाताओं की प्रतिनिधि सभा को ऊर कहते थे। इसकी सदस्यता सामान्य जनों को भी प्राप्त थी। सभा में केवल ब्राह्मण ही सदस्य होते थे और इनका गठन ब्रह्मदेह गांव में होता था। महासभा इसी स्वरूप की अधिक वृहद संस्था थी जो कभी कभी 1 से अधिक गांवों की सामूहिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। ग्रामीण सभाओं के अतिरिक्त नगरम नामक प्रतिनिधि सभा की भी चर्चा मिलती है, जो व्यापारियों के हितों और उनकी गतिविधियों की देखरेख करते थे।